इस लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन हम आगे ड्राइव करते हैं। उसके लिए हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर किया in which A and B are the reactants and C और D are the product। तो इक्वेशन से रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है A प्लस बी गिव C एंड D। इसमें जो एरो है ये रिवर्सिबल एरो है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब भी आप लेक्चर सुने मेरा तो आप कोशिश किया करें कि टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें ताकि आप वहाँ से प्रॉपर टर्म्स जो हैं वो देखते रहें। तो बुक में जो रिवर्सिबल का साइन होता है डबल एरो वो आपने लिखना है, ये वाला नहीं लिखना, ये टाइप करने में इसी तरह से लगाया गया है। तो हमारे पास रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्ट करते हैं और सी और डी बनता है। इसमें इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो ये भी ज़रा समझ लें कि रिवर्सिबल रिएक्शन में बेसिकली दो रिएक्शन होते हैं या ये कम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस होता है। एक हर रिवर्सिबल रिएक्शन दो स्टेप्स पर कंसिस्ट करता है, एक फॉरवर्ड स्टेप और एक रिवर्स स्टेप, या बल्कि अगर हम यूँ कहें कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन दो रिएक्शन का कम्बिनेशन होता है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन, तो ये भी ठीक होगा। तो इस ऊपर वाले रिएक्शन पर अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एफ लिखें, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके इक्वेशन लगाएं तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पर जो के एफ है इट इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बिल्कुल इसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं देन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। और उसी तरह अगर हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करें, आर लगाएं तो वो होगा के आर इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी एंड डी के इक्वल। यहाँ पर ये के एफ मिस्टेक है, के आर होगा, वेर एज दिस के आर इज proportionality constant and it is called as rate constant for the reverse reaction। याद रखिएगा C और D जो हैं वो रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं। ये याद रखिएगा, जो रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड स्टेप में जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिवर्स स्टेप में प्रोडक्ट बन जाते हैं, और फॉरवर्ड स्टेप में या फॉरवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट बन जाते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो हमें पता है इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मींस आर एफ बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मींस आर आर। सो एट इक्विलिब्रियम आर एफ बिकम्स इक्वल टू आर आर। आर एफ की वैल्यू होती है के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी एंड कंसनट्रेशन ऑफ ए, और आर आर की वैल्यू होती है के आर इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी एंड कंसनट्रेशन ऑफ डी। बाय रीअरेंजिंग यानी कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दें, कंसनट्रेशन को एक तरफ कर दें, तो हमें मिलता है के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सी एंड डी डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अब ये जो कांस्टेंट है के एफ और के आर की रेशो, इसको हम एक नए कांस्टेंट का नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी पढ़ते हैं हम इसको। तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये के एफ और के आर के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं ये सी डी कंसनट्रेशन और ए बी कंसनट्रेशन की रेशो के बराबर होता है। तो आगे ये दो डेफिनेशन लिखी हैं के सी की। एक है इट इज़ अ रेशो बिटवीन रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन मींस के एफ ओवर के आर, और दूसरा है इट इज़ रेशो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसको आगे आप इक्वेशन में भी देखेंगे तो लिखा हुआ है कि के सी होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे, या ये के सी होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड स्टेप टू द रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स स्टेप। और अगर हम
एक और जनरल रिएक्शन देखें जिसमें रिएक्टेंट के कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं, ए रिएक्टेंट के ए नंबर ऑफ मोल्स हैं, बी रिएक्टेंट के बी नंबर ऑफ मोल्स हैं, सी के सी हैं और डी के डी हैं। तो इसका जब हम केसी लिखते हैं तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स जो इक्वेशन में कोफिशिएंट की सूरत में है, ये केसी की इक्वेशन में एक्सपोनेंट बन जाते हैं, यानी पावर बन जाते हैं। सी की कंसंट्रेशन की पावर सी बन गई, डी की कंसंट्रेशन की पावर डी बन गई, ए की कंसंट्रेशन ए बन गई, बी की कंसंट्रेशन बी बन गई। तो इस तरह ये लॉ ऑफ मास एक्शन में हम बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी का एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, और यूं कहें ये मैथमेटिकल फॉर्म है लॉ ऑफ मास एक्शन की। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। डेफिनेशन लिखेंगे, यानी स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्टिव मास का बताएंगे, उसके बाद एक जनरल रिएक्शन लेंगे ए और बी सी डी का, उसमें आर एफ आर आर के एफ के आर को लिखेंगे, के सी लिखेंगे, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस लॉन्ग क्वेश्चन के बाद हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है, और वो है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। ये लॉ ऑफ मास एक्शन का हिस्सा नहीं है, ये सेपरेटली एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये ज़रा गौर से देखिएगा, जो पहली मैंने लाइन लिखी है, यूनिट्स ऑफ के सी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। समटाइम के सी हैज़ यूनिट्स एंड समटाइम इट हैज़ नो यूनिट्स। यानी कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें के सी के यूनिट होते हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें के सी के यूनिट नहीं होते। ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स पर। तो हम इसको दो केसेस में डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, के सी हैज़ नो यूनिट्स इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यानी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल हों तो के सी के कोई यूनिट नहीं होते। रिपीट कर रहा हूँ, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल हों तो के सी के कोई यूनिट्स नहीं होते। के सी हैज़ नो यूनिट्स। एग्जाम्पल है इसमें फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसको एस्टर भी पढ़ते हैं, ईस्टर भी पढ़ते हैं। ये है एस्टिक एसिड CH3COOH और इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इनका आपस में रिएक्शन हुआ, ये रिएक्टेंट है, रिवर्सिबल एरो, और उससे प्रोडक्ट बना CH3COO, C2H5 यानी इथाइल एसीटेट और प्लस वाटर। ये जो इथाइल एसीटेट है CH3COO, इसको हम ईस्टर भी कहते हैं। अब इस रिएक्शन का अगर हम केसी लिखें तो हमने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऊपर होगी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन नीचे होगी, लिहाजा केसी होगा CH3COO C2H5 कंसंट्रेशन H2O कंसंट्रेशन ओवर CH3COOH कंसंट्रेशन एंड C2H5OH कंसंट्रेशन। अब ऊपर भी दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं, नीचे दो रिएक्टेंट हैं, तो यूनिट्स लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, यानी इस रिएक्शन में केसी के कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के भी 2 मोल हैं और प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों तो केसी के कोई यूनिट नहीं होते। दूसरा केस हम पढ़ते हैं, केसी हैज सम यूनिट्स इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यानी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल ना हो तो फिर केसी के कुछ ना कुछ यूनिट होते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की, जिसमें N2 रिएक्ट करता है 3H2 के साथ और 2NH3 बनता है। अब आप ज़रा गौर से देखें, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हो गए 4, और उससे अमोनिया के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल नहीं है। केसी लिखेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऊपर। अब इसमें ये भी देख लें, अमोनिया कंसंट्रेशन की पावर 2 बन गई है, क्योंकि 2 उधर कोफिशिएंट था, यहाँ पर एक्सपोनेंट बन गया। N2 की कंसंट्रेशन बटे में है, और H2 कंसंट्रेशन के ऊपर पावर 3 बन गई है, क्योंकि उसकी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट था वो 3 था। अब इनके यूनिट्स लिखेंगे, तो ऊपर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है, नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी है, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 3 भी है। तो ऊपर 2 है
नीचे टोटल 4 हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आप इसको डिटेल में देखें तो ये बचेगा 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, यानी मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6, लेकिन ये बटे में बचा है। जब ऊपर आएगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, मोल -2 हो जाएगा और डेसीमीटर +6 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कंसर्न है कि इस रिएक्शन के कुछ, तो इस लेक्चर में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है लॉ ऑफ मैस एक्शन और एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मैस एक्शन आपने फाइनल जो इक्वेशन बनाई है हमने केसी की वहाँ तक लिखना है और यूनिट ऑफ केसी में 2 केसेस लिखने हैं। ये हमारा चैप्टर 8 का सेकंड लेक्चर था। थर्ड लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।